हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं इंजीनियरिंग फिजिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर, जिसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पार्ट सेकंड। यानी कि पार्ट फर्स्ट हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया है और उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट के लिए हमने किया था। इस बार आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आज हमारा टाइम इंडिपेंडेंट के लिए। ठीक है, यानी कि जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डेरिवेशन किया था वो टाइम डिपेंडेंट के लिए किया था। आज हम जो डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, या टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है। इसको हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं या क्लासीफाई करते हैं। एक हमारा टाइम इंडिपेंडेंट होता है और एक टाइम डिपेंडेंट। तो टाइम डिपेंडेंट हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले एक बार आप उसको जरूर जाकर देखें। लास्ट में मैंने एक आपको होमवर्क कह लीजिए, एक इक्वेशन लिखने के लिए भी दिया था। मैंने बोला था कि अगर लिख पा रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा और अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो भी बताइएगा। तो आज मैं उसको बता भी दूंगा आपको लास्ट में कि क्या उसमें लिखनी थी हमें 3D के लिए। वैसे मैंने आपको बता ही दिया था कल भी। डियर स्टूडेंट्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड सर्किल है, सबको शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं पर भी किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताया करें ताकि जो टीचर आपको वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो अगली वीडियो में उस डाउट को आपके क्लियर कर सकें या वहीं पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपके डाउट को क्लियर कर सकें। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन सारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं सभी सब्जेक्ट्स की, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वीडियो का। उसमें वीडियो में मैंने सब बताया है आपको कि किस तरह से आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ये। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम भी, लास्ट वीडियो में ही बताया था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बन ही जाता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझेंगे। इससे पहला लेक्चर जो, अगर आप डायरेक्ट इसी लेक्चर में आए हैं तो स्टार्टिंग से फिजिक्स पढ़ लीजिएगा। बहुत इजी वे में मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर फिजिक्स डिलीवर कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे से। मतलब बिल्कुल ईजी करके जो इंजीनियरिंग फिजिक्स का स्टूडेंट्स के अंदर फोबिया होता है वो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एकदम सिंपल करके आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और आई होप आपको ये फिजिक्स समझ में आ भी रही होगी यहाँ पर इंजीनियरिंग फिजिक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। ये वाली पीपीटी मैंने फिर से ले ली है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्चुअल में है क्या और इसको हम टू पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन सा होता है, एक तो टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन जो हम लास्ट लेक्चर में अच्छे से इसका डेरिवेशन कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट का। इसके बाद इससे रिलेटेड एक से दो लेक्चर और बच जाते हैं। यहाँ पर हमारे इस यूनिट में जो हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है, फर्स्ट यूनिट ये बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली है। इससे आगे बस 2 से 3 लेक्चर में, मतलब 2 लेक्चर में लगभग ये थ्योरी वाला या डेरिवेशन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद 1 से 2 लेक्चर में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल कराकर इस यूनिट को बाइंड अप कर दूंगा, यानी कि फर्स्ट यूनिट आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देन उसके बाद हम सेकंड स्टार्ट करेंगे और अब देखना बहुत तेजी से चलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट है कि क्या सब्जेक्ट जो हमारा ये इंजीनियरिंग फिजिक्स चल रहा है एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्या। मैं गारंटी के साथ आपको कह देना चाहता हूँ कि आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो लास्ट में वीडियो लेकर आते हैं वो वीडियोस भी आएगी फिजिक्स की और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी आपके लिए आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं लास्ट तक, बिल्कुल बेफिक्र होकर। फिजिक्स के लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है क्योंकि नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से समझाई जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो ये जो, अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे तो एक बार आप पहले वाला, इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वरना हो सकता है कि कहीं पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि एक बार इससे पहला जो लेक्चर है ना वो ज़रूर देख लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं इसका पार्टीशन कर लेता हूँ पीपीटी का, यहाँ से थोड़ा सा स्लाइड का, जिससे मैं आपको अच्छे से एक पीपीटी में काफ़ी सारा पार्ट एक साथ बता सकूं, एक जगह पर समझा सकूं, इससे आपको समझने में भी आसानी होती है एक जगह पर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से टोटल एनर्जी के बारे में आपको बताऊंगा कि टोटल एनर्जी कहाँ क्या होती है। यहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। क्या करेंगे हम यहाँ पर, वी नो दैट क्या जानते हैं हम, जो टोटल एनर्जी होती है वो कितनी होती है। मैंने पहले ही बताया था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये तो बेसिक सा एक फॉर्मूला हो गया जो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है डियर स्टूडेंट,
मैंने बताया ना आपको कि फिजिक्स के जो डेरिवेशंस है ना, देखो इसमें फिजिक्स में डेरिवेशंस बहुत सारे मिलेंगे आपको। फर्स्ट यूनिट में सबसे ज़्यादा डेरिवेशन है, अगर सारी यूनिट वाइज अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो। ठीक है, तो ये जो डेरिवेशन है ना, इसमें हमें क्या करना होता है, फिजिक्स में डर डेरिवेशन का लगा रहता है, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आते हैं या क्या है कुछ लेंदी डेरिवेशन, तो लेंदी की तो भूल जाइए आप, क्योंकि लेंदी कितने भी हो वो मैटर नहीं करता, अगर आपको पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप सारा क्लियर है। अगर आपको ये चीज़ पता है ना कि फिजिक्स में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो आप बहुत ईजी कर पाएंगे। ठीक है, और कुछ कुछ ऐसे फॉर्मूले जो हम 11th-12th में पढ़ चुके होते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते, डायरेक्ट फॉर्मूले ले लेते हैं, वो फॉर्मूले आपको पता हो तो डेरिवेशन क्या फिजिक्स भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, बाकी जो हम पढ़ रहे हैं आज टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम किसकी, श्रोडिंगर की। ठीक है, यानी कि इसमें जो इक्वेशन बन के आएगी लास्ट में वो टाइम इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि वो टाइम पर डिपेंड नहीं करती। इससे प्रीवियस इक्वेशन जो थी वो टाइम पर डिपेंड करती है, जो पहले लेक्चर में बताई थी, इसलिए उसको हम टाइम डिपेंडेंट बोल देते हैं। और ये जो आएगी ये हमारी क्या होती है, टाइम पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए हम इसको टाइम इंडिपेंडेंट बोल देते हैं। 1D यानी कि 1 डायमेंशनल के लिए और 3D यानी कि 3 डायमेंशनल के लिए, दोनों के लिए हमें इक्वेशन लिख के फाइनली लिख के दिखा देनी होती है। हम जो डेरिवेशन करते हैं यहाँ पर ड्राइव करते हैं, वहाँ पर हम 1D का डेरिवेशन कर देते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, और 3D के लिए मैंने ऑरली आपको बता दिया था, लेकिन मैं आज आपको बता भी दूंगा उसके लिए क्या आंसर होगा, क्या इक्वेशन होगी। 3D के लिए हम वहीं से उसी से बना के लिख के दिखा देते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब देखो टोटल एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो किसी भी पार्टिकल है, जैसे सपोज करो ये मार्कर ही है, अगर ये मोशन में है तो भी, अगर ये क्या है कि जगह पर स्टेशनरी है, तो इसमें क्या होता है काइनेटिक, इसकी टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। क्या काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है ये हमें पता ही है पहले से कितनी होती है। अगर मैं टोटल एनर्जी को हम कहाँ से डिनोट कर लें, इसको टोटल एनर्जी को मैं डिनोट कर लूँ ई से। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हमारी, हाफ mv², तो मैंने ये हाफ mv² लिख लिया काइनेटिक एनर्जी की जगह पर। और पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिख ले रहे हैं यहाँ पर, v पोटेंशियल। ठीक है, v लिख ले रहे हैं। और पिछली बार मैंने क्या लिखा था यहाँ पर x, t लिखा था, इस बार हम क्या लिखेंगे, केवल x लिखेंगे, क्योंकि हमें ये टाइम इंडिपेंडेंट बनाना है, या टाइम इंडिपेंडेंट है ये इक्वेशन, बस इतना सा यहाँ पर डिफरेंस है। ठीक है, बाकी चीजें ये तो प्रीवियस लेक्चर की। अब इसको मैंने मॉडिफाई करके थोड़ा सा चेंज किया था, कैसे चेंज किया था अभी मैं बता देता हूँ। ई इक्वल टू, देखो मैंने क्या किया था इसमें, हमें पता है ये क्या है, हाफ mv², इसमें मैंने m से मल्टीप्लाई किया और m से डिवाइड कर दिया। अब ये क्या बन गया मेरा, हाफ तो एज इट इज है m²v², और अपॉन में क्या हो गया m। अब देखो mv कितना होता है, mv हमारा मोमेंटम होता है। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी कितना हो गया हमारा, मोमेंटम हो गया, और मोमेंटम ये m²v² है, तो ये क्या हो गया, मोमेंटम का स्क्वायर यानी कि p² हो गया, मोमेंटम हम p से लिखते हैं p², और अपॉन में कितना हो गया यहाँ पर 2m। तो यही वाली वैल्यू हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, इसको मॉडिफाई करके हमने क्या बना लिया यहाँ से, p²/2m और प्लस vx एज इट इज। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल मैंने बताया यहाँ पर। अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट जरूर कर देंगे, और अगर नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम इसमें आगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस जो डेरिवेशन था उसमें भी ऐसे किया था कि दोनों तरफ यहाँ पर साई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, साई, तो जब हमने इधर क्या करेंगे, नाउ नाउ मल्टीप्लाई बाय साई ऑन बोथ साइड। जब इस इक्वेशन में हम बोथ साइड साई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये बनेगा साई ई। ठीक है, और यहां पर ये क्या हो गया, प्लस, ओ सॉरी प्लस कहाँ है, इक्वल है ना ये, तो इक्वल। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पर, ये साई ई हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, इक्वल टू p² साई अपॉन 2m और प्लस px एंड साई। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स, या बल्कि x है ना, यानी कि टाइम इंडिपेंडेंट x है। देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको काफी, तुम अगर अलग अलग बुक से पढ़ोगे तो अलग अलग बुक से देखने पर तुम्हें अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें मिलेंगी। वैल्यूज जो है थोड़ा सा हो सकता है कि अलग लिखी हुई मिले, हो सकता है इसको केवल v लिख रखा हो, vx ना लिख रखा हो। ठीक है, और ये जो मैंने साई लिया है यहाँ पर साई लिख रखा हो सकता है कि साई x से मल्टीप्लाई कर रखा हो, या साई नॉट भी हो सकता है यहाँ पर। तो चलो मैं साई x ले लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर x ले लिया सब जगह पर, यहाँ पर मैं x ले लेता हूँ। ठीक है,
इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना बुक में से देख के। अगर आप किसी डिफरेंट बुक से देख रहे हो और इसमें तुम्हें जो मैं यहाँ पर वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ या जो भी यहाँ पर टर्म यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है उसमें थोड़ा सा चेंज हो, अलग तरीके से थोड़ा सा यूज़ की गई हो वो टर्म, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देंगे सारी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए तो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर तो समझ में आ गया आपको, ये तो साई एक्स ई, यानी मैंने साई एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, पी स्क्वायर साई एक्स अपॉन में 2m और प्लस वी एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या हो गया, साई एक्स हो गया, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर में मान लेता हूँ कौन सी हो गई, ये सपोज करो इक्वेशन नंबर हो गई ये 1, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 1। अब बात कर लेते हैं आगे इक्वेशन नंबर 2 के लिए। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या लेंगे, जनरल फंक्शन ले लेंगे साई का, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्टिंग की थी। यहाँ से तो मैंने डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट कर दिया, लेकिन पिछले वाले डेरिवेशन में मैंने क्या किया था, जो साई यानी कि जो हमारा वेव फंक्शन है उसकी इक्वेशन ली थी डायरेक्ट, और वहां से उसको स्टार्ट किया था डेरिवेशन को। इसमें मैंने और ये वाली चीज बाद में बताई थी, इसमें मैंने ये पहले बता दी और वो मैं बाद में बता देता हूँ। यहाँ पर नाउ द जनरल फंक्शन साई कितना होता है, कितना बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में आपको, बताओ। साई एक्स, बल्कि साई एक्स ले रहा हूँ ना, तो एक्स लेकर ही चलूँ सब जगह पर, वरना कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं भी। देखो साई एक्स ले लो, या आपको साई नॉट लिखा हुआ मिल सकता है। साई नॉट मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, साई के सफिक्स में यहाँ पर 0 लिखा हुआ मिल सकता है, इस तरह से, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पर भी, किसी भी चीज से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कितना था, ई की पावर मैंने बताया था क्या, माइनस आई, और क्या बताया था मैंने यहाँ पर, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये बताया था मैंने, यही तो बताया था ना लास्ट में। इसको हम थोड़ा सा चेंज करके भी तो लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो कभी कहीं पर आपको इस तरह से मिल जाए, कहीं पर इस तरीके से मिल जाए, तो आप कंफ्यूज हो जाओ कभी, इसलिए मैं हर चीज बता देना चाहता हूँ। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, आई पॉजिटिव हो गया यहाँ पर, और के एक्स आगे आ जाएगा, यानी कि प्लस का हो जाएगा, और माइनस के ओमेगा टी हो जाएगा। किसी भी तरह से हो बुक में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि सर आपने इस तरह से बताया और ये इस तरह से है, तो इस तरह से सही होगा या गलत होगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि अपने लेक्चर में सारी जो पॉसिबल टर्म्स हैं या सारी जो पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं, जहाँ जहाँ आप देख सकते हैं, मिल सकती हैं इधर उधर, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं। तो आप इनमें से दोनों में से कोई सा भी एक यूज़ कर लो, हो सकता है ये लिखा हुआ मिल जाए, मैंने ये लिखवाया पिछली बार, तो आपको ये लिखा हुआ मिल गया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये भी तो यही है ना, सेम, ठीक है। चलो आज मैं इसको लेके चल लेता हूँ, उस दिन मैंने इसको लेके चला था, ठीक है, बात तो वही है। चलो इसको लेके चलते हैं। तो मैंने इसको क्या मान लिया, इस वाली इक्वेशन, इसे 1 माना था, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है 2 टाइम्स। इसे इक्वेशन नंबर मान लिया मैंने 2। अब क्या करना है, नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, या डबल डिफरेंशिएट करना है ना हमें, क्या वहीं लिख देता हूँ, नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 ट्वाइस विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, पिछली बार हमने पहले क्या किया था, डबल डिफरेंशिएट किया था विद रेस्पेक्ट टू टी, और 1 टाइम डिफरेंशिएशन किया था किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन हमें यहाँ पर टी तो क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है, तो हमें क्या करना है, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। और कितने टाइम करा हमने, 2 टाइम्स, यानी कि डबल टाइम हमने करा है डबल डिफरेंशिएशन का, किसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर करा हमने डिफरेंशिएशन इसका, एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब जरा करो डिफरेंशिएट, आप डिफरेंशिएशन में मुझसे ज़्यादा माहिर हैं, तो फटाफट वीडियो को पॉज करें, और पॉज करने के बाद डिफरेंशिएशन करें, और करने के बाद चेक करें जो मैं इक्वेशन लिखने वाला हूँ क्या वही आपकी भी आ रही है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो हमने बाद में करेक्ट कर ली थी। कैसे करेक्ट कर सकते हैं हम, कि हमारा कोई डेरिवेशन अगर हम कर रहे हैं, डेरिवेशन करते हुए कोई गलती अगर हमसे हो जाए, तो हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, जब हमने इतनी प्रैक्टिस कर रखी हो, हमें इतने अच्छे से आता हो कि अगर कहीं मिस्टेक हो जाती है तो हम आगे जब चलें तो उसमें पकड़ में आ जाए। क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि हम बहुत तेजी से कर रहे होते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व, जल्दी 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 जल्दी, और कहीं पर मिस्टेक हो जाती है और हम उसको पकड़ नहीं पाते जल्दी में। लेकिन अगर आपने सही से अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, और जब आप कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं पर मिस्टेक हो गई, तो आप एकदम उसको पकड़ भी लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा हमारा, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा साई डी साई एक्स, अगर सिंगल डिफरेंशिएट मैंने करा तो डी साई एक्स अपॉन कितना हो गया, डी एक्स, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई
ये आई आ गया इसमें, और के आ जाएगा क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और बाकी की साइड हम ऐसी ई की पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा सिंगल डिफरेंशिएशन। जब इसको हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी टू साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, और ई टू द पावर हो जाएगा आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये इक्वेशन हमारी बन गई है डबल डिफरेंशिएट करने के बाद। डी स्क्वायर साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर के स्क्वायर और ई टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब जरा एक चीज देखना, ये वाली जो टर्म है ई टू द पावर आई के एक्स ओमेगा टी, ये जो के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये वाली जो वैल्यू है ये तो हमारी साई एक्स के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम देखें तो इसको मैं क्या कर दूं, इस वाले पार्ट को यहाँ से, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको अगर मैं साई एक्स लिख दूं तो क्या इक्वेशन मेरी बनेगी। चलो आगे देख लेते हैं, आगे लिख लेते हैं ताकि क्या होगा, फिर वरना मुझे बार बार पीछे देखनी होगी इक्वेशन। ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर देखो, डी टू, अच्छा डबल डिफरेंशिएट जब हमने करा तो डी टू साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना था, आई स्क्वायर के स्क्वायर, आई स्क्वायर के स्क्वायर ई टू द पावर, अब ये जो ई टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी है, इसकी जगह पर मैं क्या पुट कर देता हूँ, साई एक्स मैंने पुट कर दिया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर बन गई मेरी। जो नेक्स्ट इक्वेशन होगी क्या है, तो भी इक्वेशन नंबर मान लेता हूं मैं, वैसे इसकी अभी जरूरत है नहीं है, मैं आगे देखेंगे। और हमें थोड़ी कौन सी इक्वेशन हो गई थी हमारी पीछे, इक्वेशन नंबर 2 हो चुकी है, इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, 3 मान लिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आपको आई होप यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास देखो यहाँ पर के है, यहाँ पर अब ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, के है हमारे पास, बस इस के को हमें चेंज करना। तो के की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, मैंने के क्या होता है, हमारा प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है, वो आपको ऑलरेडी पता है कि क्या के क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। ठीक है, तो वही सारी चीजें हमें यहाँ पर पुट करनी है के की जगह पर, और इसको अगर हम मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, तो के जो हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस डेरिवेशन में बताया था, जब हम इसको मॉडिफाई किया था के को, तो पी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाता है, एच कट हो जाता है। ठीक है, एच कट 2 पाई अपॉन लैम्डा इसकी वैल्यू होती है, और लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, जो हमारा वेवलेंथ होती है डी ब्रॉगली। तो वो मैंने सारी चीज़ें आपको प्रीवियस वाले डेरिवेशन में बताई है, बस मैं डायरेक्ट अब यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, क्योंकि बार बार बताऊंगा उससे कुछ फायदा नहीं है, वीडियो लेंदी होता है। तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा सीधा सीधा लैम्डा के की जगह पर क्या वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर हेयर, मैं के की जगह पर क्या पुट कर दूं, सीधा P अपॉन एच कट यूज कर रहा हूँ। ये एच कट बोल लो या हीटा बोल लेते हैं, मैंने बताया था हीटा बोल देते हैं, कहीं कहीं पर इसको एच कैप बोल देते हैं या एच क्रॉस बोल देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, एच क्रॉस की वैल्यू कितनी होती है, मैंने बताया था आपको, एच क्रॉस इक्वल टू कितना होता है, एच अपॉन 2 पाई होता है। ठीक है ना, क्लियर। और चलो मैं ये बता दिया, मैंने ये भी बता दिया, और लेकिन के की वैल्यू भी मैं बता देता हूँ, के इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। ठीक है ना, अब ये लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें पता ही है कितनी होती है, वहां से आप इसकी लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर चेंज हो जाएगी, ऊपर पी पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो नीचे एच आ जाएगा, और वो फिर एच अपॉन 2 पाई है, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, क्लियर समझ में आ रही है ना चीज़ें, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। लैम्डा जो होता है, देखो ये चीज़ तो मैंने ये बता दी, ये जो एच कट हमने लिया है या एच क्रॉस हमने जो लिया है या हीटा जो हमने लिया है, ये कितना होता है, एच अपॉन 2 पाई होता है। और यहाँ पर के की वैल्यू जो होती है, अगर मैं आपको सही में बताऊँ, चलो मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। के की वैल्यू 2 पाई अपॉन लैम्डा होती है, और लैम्डा इक्वस टू कितना होता है, लैम्डा इक्वस टू भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, वरना आप कहीं इसमें घूम ना जाओ, फिर पता चला आप कमेंट करके बोलो कि सर पता नहीं, समझ में नहीं आया। लैम्डा जो वेवलेंथ होता है कितना होता है हमारा, लैम्डा इक्वस टू कितना होता है हमारा, पी अपॉन एच होता है या एच अपॉन पी होता है, लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, पी अपॉन एच होता है या एच अपॉन पी होता है, बताओ जल्दी फटाफट कमेंट करके। ठीक है, अब हमने क्या करा, यहाँ पर ये वैल्यू जब लैम्डा की जगह पर ये वैल्यू पुट करी, तो हमारा कितना हो गया यहाँ पर, एच अपॉन पी होता है, सॉरी। ठीक है, कितना होता है, एच अपॉन पी। ठीक है, ये एच है। अब यहाँ पर जब हमने ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो एच हो जाएगा और ये पी ऊपर चला जाएगा। ठीक है,
अब ये देखो 2π/h है और h/2π कितना होता है, h कट होता है, तो इसकी जगह पर मैंने नीचे यानी कि नीचे 1/h, या रुको देखो यहाँ पर पूरा मैं बता देता हूँ इसको, एक बार यहाँ पर समझा ही देता हूँ मैं इसको पूरा, एक बार और समझा रहा हूँ इसको, मैं इरेज कर दूंगा, फिर आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे इसको। क्या मैंने क्या बताया, हमारा जो k होता है, k इक्वल टू कितना होता है, 2π/λ होता है, ठीक है। और इस लैम्डा को डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अगर अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2π/λ की जगह पर क्या लिखा जाएगा हमारा, h/p मैंने लिख दिया, ठीक है। ये h/mv भी हम लिख सकते हैं, mv की जगह पर आया है ये, कभी ये भी लिख के बता देता हूँ, लो h/ क्या होता है, mv होता है, या mc भी हो सकता है, ठीक है, mc। ये जो अगर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है अगर वो हमारी किसके, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, तो यहाँ पर mc भी हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, और इसकी जगह पर mv भी हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस mv की जगह पर हम क्या, ये mv क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो इसकी जगह पर हम p पुट कर लेते हैं, तो 2π/h, ये h है, ठीक है, अपॉन कितना हो गया, इसकी जगह पर मैंने ले लिया p। अब इस p को ऊपर ले गया तो मैं कितना बना यहाँ पर, 2πp/h, ठीक है। अब इस ये जो 2π/h है, इसकी जगह पर मैंने क्या कर दिया, p/h कट यूज कर लिया। अब ये h कट जहां पर हमारा क्या होता है, देखो यहाँ पर मैंने लैम्डा लिख लिया, वेयर लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, h/mv या h/p, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, वेयर h कट या h स्क्वायर हीटा या h क्रॉस, ये h क्रॉस जो होता है ये कितना हो गया हमारा, 2π/λ, सॉरी h/2π हो गया, ठीक है। अब बात समझ में आ गई होगी, देखो ये 2π/h है, तो इसको अगर हम इन्वर्ट करेंगे तो इसको भी इन्वर्ट हो जाएगा, 1/h क्रॉस हो जाएगा, तो ये 1/h क्रॉस यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये p एज इट इज है। बात समझ में आ गई, तो मैंने बस यही करना है, एयर k इक्वल टू क्या हो गया हमारा टोटल, ये ओवरऑल किसके इक्वल थी वैल्यू, सारी k के इक्वल थी ना, तो k की जगह पर मैंने बस ये इसीलिए p/h क्रॉस या थीटा यूज कर लिया। बात समझ में आ गई ना, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर कंफ्यूजन है तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, ये प्रीवियस वाले में भी मैंने समझाया था आपको, और यहाँ पर भी एक बार मैंने फिर से बता दिया आपको, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखो हमने क्या करा, यहाँ पर ये जो वैल्यू हमने बताई है, ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो क्या बनेगा हमारा, d स्क्वायर साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर, और इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन हीटा स्क्वायर, और ये क्या हो गया हमारा, साई एक्स हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर समझ में आ गई बात। अब देखो ये जो आई स्क्वायर की वैल्यू है, ये मैंने पहले ही बताई थी, आई क्या हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हमारे होते हैं, इमेजिनरी और रियल्स जो होते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट होता है तो आई या जे से हम डिनोट कर लेते हैं। तो ये जो ये आई स्क्वायर या जे स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, तो इसकी जगह पर मैं वो वैल्यू पुट कर ले रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पर क्या बनेगा, d2 साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के कितना बनेगा, p स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस या हीटा स्क्वायर, और ये कितना हो गया मेरा, साई एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब जरा यहाँ से देखो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है पी स्क्वायर साई एक्स की, जैसे हम पहले निकाली थी पहला। तो अगर मैं यहाँ से पी स्क्वायर साई एक्स निकालूंगा, पी स्क्वायर साई एक्स इक्वल टू कितना बनेगा, ये हीटा जो है इधर से इधर पहुंच जाएगा, तो हीटा स्क्वायर, ये यहाँ पर हीटा स्क्वायर आ गया, थोड़ा प्रॉपर बना देता हूँ, हीटा स्क्वायर, और साथ में क्या है, डी स्क्वायर साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये जो माइनस का साइन था मैंने बोथ साइड अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर प्लस हो जाएगा, ये इधर माइनस आ गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या बना, ये जो पी स्क्वायर साई एक्स इक्वल टू माइनस के हीटा स्क्वायर डी स्क्वायर साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गई हमारी। और ये इक्वेशन नंबर हम अगली इक्वेशन नंबर मान लेते हैं, जो भी हमारी इक्वेशन होगी, कौन सी इक्वेशन है देख लेंगे अभी, ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी, कौन सी है ये, पीछे हमारी 1 2 यहाँ पर 3, तो ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 4। तो यहाँ तक किसी को आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट होता है तो मुझे जरूर बताएंगे कमेंट करके, ये मैं बात हर बार बोलता हूँ, लेकिन चीज़ें सारी समझ में अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, पुट करनी है वैल्यू, ये जो हमने वाली वैल्यू निकाली है, ये वाली वैल्यू पुट करनी है, मैं कौन सी इक्वेशन में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर पीछे चलेंगे, देखते हैं कौन सी इक्वेशन में है ये पी स्क्वायर, ये रही देखो इक्वेशन नंबर 1 है। हमने ये जो वैल्यू निकाली है ये पी स्क्वायर साई एक्स की, ये वाली वैल्यू यानी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर साई एक्स
फ्रॉम इक्वेशन 4 इंटू इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में पुट करना है, तो पहली इक्वेशन क्या कह रही थी, साई एक्स ई, तो लिखो इसको साई एक्स इंटू में ई, या ई पहले लिख लो, कहीं भी लिख लो, ई साई एक्स भी लिखा हुआ मिल जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना किसी भी प्रकार। ई साई एक्स इक्वल टू, आगे क्या है इसमें, पी स्क्वायर साई एक्स और अपॉन में 2m, तो पी स्क्वायर साई एक्स की जगह पर ये लिखना है, तो माइनस के एच हीटा स्क्वायर अपॉन में 2m हो गया, और बाकी क्या है, साई, ये इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर, डी स्क्वायर साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इस जगह पर ये वाली वैल्यू हो गई, और पीछे और क्या है, प्लस वी एक्स आई एक्स, प्लस वी एक्स साई एक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये वाली वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर ले रहा हूँ। मॉडिफाई किस तरीके से कर ले रहा हूँ, इन सबको, ये माइनस है, इधर ये प्लस है, तो इन सबको मैं एक तरफ लेके आ रहा हूँ, यानी कि इनको सबको इधर की तरफ ले आता हूँ, तो क्या इक्वेशन बनेगी जरा देखना। ये तो ई साई एक्स हो गया मेरा, ठीक है। आगे क्या होगा, माइनस, इस वाली टर्म को मैं आगे लिख ले रहा हूँ, वी एक्स साई एक्स हो गया, प्लस ये माइनस का था, इधर आके इक्वल के इधर ले आया मैं, तो प्लस का हो गया, क्या हुआ ये, थीटा स्क्वायर अपॉन 2m डी टू साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये वाली जो इक्वेशन बन गई, अब हमारी ये इक्वेशन बनी, अब हमें इसमें क्या करना है, इस इक्वेशन में हम क्या कर दें, 2m से मल्टीप्लाई कर दें एंड डिवाइड कर दें हीटा स्क्वायर से। अभी इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में 2m से तो मल्टीप्लाई कर दूं, और हीटा जो है मेरा, ये वाली जो वैल्यू है, यानी कि मैं इसको हटाना चाह रहा हूँ यहाँ से, हीटा स्क्वायर से मैं क्या कर देना चाह रहा हूँ, हीटा स्क्वायर से डिवाइड कर दूं अगर, तो क्या करेंगे जरा देखना। नाउ कौन सी इक्वेशन है ये, या अब इक्वेशन 3 4, या चलो इक्वेशन नहीं लिखा। नाउ क्या करना था, 2m से मल्टीप्लाई बाय 2m एंड डिवाइड बाय हीटा स्क्वायर इन अबव इक्वेशन, है ना यहाँ तक, हाँ अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन में मैंने क्या करा, 2m से तो इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन में, और हीटा स्क्वायर से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो क्या इक्वेशन बनेगी जरा देखना। यहाँ पर मैंने 2m से मल्टीप्लाई किया, तो 2m अपॉन हीटा स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे साथ में, ई, और ये क्या हो गया, साई एक्स हो गया, यहाँ ये वाली टर्म बन गई, ठीक है, समझ में आ गया। माइनस माइनस हो गया, वी एक्स है, तो इसमें मैंने क्या करा, 2m अपॉन हीटा स्क्वायर यहाँ पर कर दिया मैंने, और ये वाली टर्म मैंने लिख दी, यानी 2m से मल्टीप्लाई करा और हीटा स्क्वायर से डिवाइड करा, और बाकी की टर्म ऐसे लिख दी मैंने, वी एक्स, और ये कितना हो गया मेरा, साई एक्स, प्लस, अब जरा यहाँ पर देखो, जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली टर्म तो मेरी गायब हो जाएगी, क्यों, 2m से मल्टीप्लाई करा तो 2m से 2m कैंसिल, और हीटा स्क्वायर से डिवाइड किया तो हीटा स्क्वायर से हीटा स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा क्या मेरे पास यहाँ पर, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या है मेरा, साई एक्स, और इक्वल टू 0। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो बात समझ में आ गई यहाँ पर। इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से और यहाँ से मैंने ये दोनों टर्म कॉमन ले लेता हूँ, 2m अपॉन हीटा स्क्वायर, तो फाइनली जो मेरी इक्वेशन बनेगी उसको मैं अगले उस पर लिख दूँ क्या, क्योंकि मुझे उससे रिलेटेड करके थोड़ा सा समझाना है, या चलो यहीं पर लिख लेता हूँ, दोबारा मैं लिख लूँगा, क्या कर लेता हूँ, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म हो गई, ये हो गया साई एक्स हो गया, ठीक है, माइनस, यहाँ पर बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब मैंने क्या करा, ये माइनस ना लेके प्लस कर लो, और यहाँ से मैंने क्या करा, 2m अपॉन हीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या करा मैंने, हीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बनेगा, यहाँ से तो बना ई साई एक्स, ठीक है, यहाँ से 2m अपॉन ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बना, ई साई एक्स, और यहाँ से क्या बनेगा, वी एक्स और साई एक्स, माइनस क्या हो जाएगा, वी एक्स साई एक्स, वी एक्स साई एक्स हो गया, क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, साई एक्स हो गया, और इक्वल टू 0 हो गया। बात समझ में आ गई, ये वाली टर्म मैंने आगे लिख ली, और प्लस इसमें से और इसमें से मैंने क्या करा, 2m अपॉन हीटा स्क्वायर, 2m अपॉन हीटा स्क्वायर जो दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा ई साई एक्स,
और माइनस के वी एक्स आई एक्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये हमारी क्या है, वन डायमेंशनल की क्या है, हमारी श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है, किसकी, 1D की। मैं इसको एक बार आगे लिख लेता हूँ ताकि मैं सारी चीजें से रिलेटेड बता सकूं। इसको सेपरेट कर लेता हूँ थोड़ा सा एक बार और, से दोनों आपको क्लियर हो जाएं चीजें। मैंने दोबारा से इस इक्वेशन को मैं लिख ले रहा हूँ। क्या इक्वेशन आई है हमारी, देखो जरा, टी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर साई एक्स, ये बात समझ में आ गई, प्लस 2m अपॉन हीटा स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, ई एक्स, सॉरी ई एक्स नहीं है, क्या है, ई साई एक्स, ई साई एक्स माइनस ई साई एक्स माइनस वी एक्स साई एक्स इक्वल टू 0। ये मेरी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई है, कौन सी इक्वेशन आ गई है, 1D। हाँ, मेरी जो फाइनल इक्वेशन है इसे हम लिख देंगे, दिस इक्वेशन इज 1D या वन डायमेंशनल श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको मैंने ये इस वाली फॉर्म में क्यों बनाया, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आ रही होगी बहुत सारी बातें कि सर जब यहाँ पर था इस तरीके से, ये यहाँ पर ये वैल्यू है, तो हमने इसको यहाँ से हटा के इसके साथ में क्यों लेके आए मल्टीप्लाई करके। ठीक है, यानी कि हमने इसको 2m अपॉन हीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्यों करा इस इक्वेशन को, फिर उसके बाद करने के बाद हमने करा तो फिर इनको सेपरेट करके इसको आगे लिखा, फिर इनमें से कॉमन लिया, फिर इस तरह से क्यों बनाई, क्योंकि जो जनरल इक्वेशन है हमारी श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट, उस फॉर्म में मुझे लेके आना था। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, अब इसे अगर मैं 3D में कन्वर्ट करने के लिए बोलूँ, ये तो हमारी वन डायमेंशनल की होगी, यहाँ पर फाइनल हो जाती है। ठीक है, अब अगर इसको 3D में कन्वर्ट करना है तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वाले में भी बताया था, वो भी मैं अब इधर लिख के दिखा दूंगा, टाइम डिपेंडेंट वाली भी। इधर मैं यहाँ पर इसको फाइनल कर लेता हूँ 3D के लिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखो ये है मेरा, ठीक है, मैंने तुमसे क्या कहा है, कितनी बार कहा है कि इसमें बहुत सारी चीजें जो है, हो सकता है कुछ अलग तरीके से लिखी हुई हो। इसमें आपको ये हो सकता है कि जैसे मैंने साई एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, इसको साई एक्स को भी मैं कॉमन ले सकता हूँ दोनों में से। दूसरी चीज क्या हो सकती है, इसको वी एक्स लिख लिया, वी ही लिखा हो खाली, ई माइनस वी भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का अगर मैं अदर जनरल फॉर्म बनाऊं, इधर एक और फॉर्म बनाऊं, और पहले 1D की ही बना लेता हूं, तो क्या हो सकता है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये साई नॉट हो सकता है, कहीं पर लिखा हुआ मिल सकता है आपको। ठीक है, प्लस एज इट इज लिखा हुआ मिलेगा 2m अपॉन हीटा स्क्वायर। ठीक है, और यहां से क्या लिखा हुआ मिलेगा, यहां से E माइनस वी लिखा हुआ मिलेगा, इस तरीके से E माइनस वी, और ये जो साई नॉट है, साई एक्स की जगह पर साई नॉट, ये कॉमन लिखा हुआ मिलेगा, और इक्वल टू 0। हो सकता है आपको कहीं पर ये इक्वेशन लिखी हुई मिल जाए टाइम इंडिपेंडेंट की, तो ये भी हमारी क्या है, ये भी यही इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, वन डायमेंशनल की श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। तो कंफ्यूज कहीं से कहीं तक नहीं होना है बिल्कुल भी। मैंने जो बताया इस चीज का ध्यान रखना है, साई की जगह पर साई नॉट लिखा हुआ आपको मिल सकता है, और क्या लिखा हुआ मिल सकता है, ई माइनस, जैसे मैं बता रहा हूँ ये साई एक्स साई नॉट मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो ई माइनस वी लिखा हुआ मिल सकता है, वी एक्स ना हो। ठीक है, क्लियर। अब इसका अगर हमें 3D लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, नाउ फॉर 3D या 3 डायमेंशनल वी कैन राइट द अबव इक्वेशन। क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो है डी, जो हमारा ये है डी स्क्वायर साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस और क्या लिखा होगा, फिर इसी को हम करेंगे एक्स के लिए, वाई के लिए एंड जेड के लिए, तो डी स्क्वायर साई एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई एक्स अपॉन डी जेड स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी, ये बात समझ में आ गई। मैंने क्या करा, ये तो एक्स के लिए 1D के लिए था, और एक्स वाई जेड तीनों के लिए, यानी कि मतलब क्या हो गया, 3D के लिए हो गया, प्लस आगे एज इट इज लिख लो जैसा कि ऊपर दिया हुआ है, क्या है, 2m अपॉन हीटा स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर ये जो बाकी वैल्यू है ये भी लिख लिया मैंने, E माइनस क्या लिख लिया यहां पर, px, और यहां से साई एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है,
और इक्वल टू कर दिया यहाँ पर 0। तो ये बन गई मेरी किसके लिए, 3D के लिए। ये वाली जो इक्वेशन यहाँ पर बन गई है, ये वाली बन गई है 3D के लिए। आपको समझ में आ गई होगी। अगर 3D के लिए भी लिखनी है तो कंफ्यूज नहीं होना, और इसी तरीके से वो वाली लिखनी। अगर ये वाली, ये भी टाइम इंडिपेंडेंट ही है, ये वाली इसको अगर मैं और करके लिखूं, इसको मैं अगर कलर भी चेंज कर लेता हूं, चलो के लिए और करके लिखूं इसको इस फॉर्म में, यानी कि इस वाले फॉर्म में, तो बस क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन नॉट, प्लस डी स्क्वायर साइन नॉट अपॉन डी वाई स्क्वायर, प्लस डी स्क्वायर साइन नॉट अपॉन डी जेड स्क्वायर, प्लस ये एज इट इज आ जाएगा 2m अपॉन हीटा स्क्वायर, और e माइनस वी साइन नॉट इक्वल टू 0। ये हो जाएगी 3D के लिए, ये हो गई 3D की, और ये वाली जो है, ये ऊपर वाली है 1D की, इस वाले फॉर्मेट में टाइम इंडिपेंडेंट ये वाली, ठीक है। समझ में आ गई ना बातें। टाइम इंडिपेंडेंट फर्स्ट ऑर्डर, वो सॉरी वन डायमेंशनल, इस फॉर्म में लिख लो चाहे इस फॉर्म में लिख लो। इस फॉर्म में लिखोगे ना तो साइन नॉट, जहां पर मैंने साई एक्स लेके आया हूं ना पीछे से, वहां से आपको साइन नॉट लेके आना है, ठीक है। तो इसलिए आप ये वाली समझो तो ज्यादा बेटर है इस वाले डेरिवेशन के अकॉर्डिंग। और ये 3D में हो गई, 3D में हो गई तो साई एक्स है यहाँ पर, अगर इसको इस फॉर्म में लिखना है तो साइन नॉट हो जाएगा सब में, और इस पीछे से फिर हमें साइन नॉट ही लेके आना है, ठीक है। तो आप चाहे ये करें या ये करें, दोनों ही सही है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलेंगी। अब मैं अगर टाइम डिपेंडेंट की बोलूं, यहां पर अगर मैं बात करूं टाइम डिपेंडेंट की, यहां पर लिख देता हूं मैं 3D इक्वेशन, क्या है, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन मैंने लिखी थी ना लास्ट प्रीवियस लेक्चर में, मतलब प्रीवियस, इससे प्रीवियस वीडियो में समझाया था मैंने। और 1D के लिए क्या लिखी थी इक्वेशन, बताओ जरा, याद हो तो तुम्हें याद होगी 1D के लिए क्या थी, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रही, फिर भी मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मिस्टेक हो जाएगी तो बताना। क्या थी, आई थीटा साई डेल। अब देखो इसमें भी कंफ्यूजन होगा बहुत सारे बच्चों को, डेल साई अपॉन डेल टी, अभी मैं बताऊंगा क्या कंफ्यूजन है। इक्वल टू क्या था, माइनस हीटा स्क्वायर अपॉन क्या थी, 2m, क्वेश्चन लिख ले रहा हूं मैं यहाँ पर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी एक्स कॉमा टी, और ये क्या था, साई, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखवाई थी मैंने 1D के लिए, और इसे फॉर मैंने 3D में करने के लिए बोला था, तो 3D में बहुत सारे स्टूडेंट ने कर ली होगी, बहुत सारों ने नहीं करी होगी। तो करना क्या था, बस आई हीटा डेल साई अपॉन डेल टी, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के हीटा स्क्वायर अपॉन 2m मैंने अलग ले लिया, बाकी जो है ये एज इट इज लिख दूंगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये मैंने बोला ही था, प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और प्लस वी एक्स कॉमा टी, और यहाँ पर हो गया साई। तो इसको ये एक्स कॉमा टी भी ना लिखूं तो भी चल जाएगा, यहाँ पर जैसे मैंने इसमें लिख लिया था तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी 3D के लिए हो जाएगी, किसके लिए, ये किसके लिए, टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन के लिए है, जो इससे पहले लेक्चर में कराई थी। ये 1D की मैंने बताई दी थी आपको, 3D मैंने लिखने के लिए बोली थी, जिसने नहीं लिखी होगी, जिसके समझ में नहीं आया होगा वो इसको लिख लेंगे, इसकी जगह पर एक्स वाई जेड तीनों फॉर्म दिखाए थे, ये एक्स के लिए, ठीक है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में एक डाउट हो रहा होगा या कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर यहाँ पर तो डेल था और इस वाली क्वेश्चन में डी आ गया, तो आप चाहो तो डी यूज कर लो, चाहे इसमें भी डेल यूज कर लो। एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूं यहाँ से। ये हमारी श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है, जिसमें हमने आज क्या किया है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। टोटल एनर्जी को हमने ई से डिनोट कर लिया, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी को वी एक्स या वी केवल, ठीक है, वी भी लिख सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर वी लिख लो या वी एक्स लिख लो, ठीक है ना। अब हमने क्या करा, इसको हाफ एम वी स्क्वायर को मॉडिफाई किया पी स्क्वायर अपॉन 2m में, कैसे, ऐसे, ठीक है, बाकी एज इट इज है। अब उसके बाद हमने क्या करा, दोनों तरफ यहाँ पर क्या करा, साई एक्स या केवल साई या साई नॉट,
साई नॉट हम क्यों ले रहे हैं या साई एक्स क्यों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है, यानी कि टाइम का कोई रोल नहीं है। उसमें हम साई टी लिख सकते हैं जो हमने इससे पहले वाले में करा था, और इसमें हम साई एक्स या साई नॉट लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा तो ये इक्वेशन बनी, इक्वेशन को हमने सॉल्व करके यहाँ से ये इक्वेशन तो हमारी एज इट इज होगी। अब हमने क्या करा, जो साई का जो हमारा वेव फंक्शन होता है, साई उसका जो इक्वेशन होता है वो हमने यहाँ पर लिख लिया। ये अपने प्रीवियस वाले में यूज करा था, इस बार मैंने ये प्लस लेके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें भी डाउट हो सकता है तो कहीं पर ये लिखा हुआ मिल जाए तो ये वाला ले लिया। इसको डबल डिफरेंशिएट किया, डबल डिफरेंशिएट करके ये वाली वैल्यू आई। जब ये वाली वैल्यू आई डबल डिफरेंशिएट करने के बाद तो मैंने क्या करा, यहाँ से ये इक्वेशन यहाँ पर लिख ली जो डबल डिफरेंशिएट हो गया है, और साथ में ये वाली जो वैल्यू थी, ये वाली जो वैल्यू मैंने ब्रैकेट में ली है, ये हमारे साई एक्स ही है इक्वेशन नंबर 2 से, तो इसको मैंने साई एक्स लिया यहाँ पर। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब प्रोपोगेशन कांस्टेंट मैंने लिया क्या, पी अपॉन हीटा, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ये कहाँ से आया ये मैंने अभी बताया था आपको, वीडियो पीछे जाके देखो, मैंने बताया था, वहाँ पर इरेज कर दिया है मैंने, ठीक है। जब ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करी तो ये इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन से हमने क्या निकाला, पी स्क्वायर साई निकालना है, यहाँ से हमें पी स्क्वायर साई एक्स हमें यहाँ से निकालना है। तो हम हीटा को उधर ले गए और आई स्क्वायर की जगह पर हमने क्या कर दिया, ये क्या लिख दिया हमने, -1। क्या लिखा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, कितना होता है, -1 होता है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट गई तो आई स्क्वायर की जगह -1 हो गया, और इसको मैं उधर ले गया बाकी को, तो पी स्क्वायर अपॉन इंटू साई एक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये वाली जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 4 में मैंने लिखी, ये इक्वेशन नंबर अभी जो पीछे देखी थी हमने, ये वाली 1, इसमें इसकी जगह पर पुट कर दी। इसकी जगह पर जब पुट करा तो ये वैल्यू बनी। इसको सॉल्व करा, मॉडिफाई करा जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म में, और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आया तो हमारी फाइनली ये इक्वेशन बन गई जो हमारी 1 डायमेंशनल, ये क्या होती है, श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन होती है। और जब इसको हमें 3D में लिखना है तो 3D में लिखने के लिए हमने ये वाली जो वैल्यू है डी स्क्वायर साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको हमने तीनों के लिए ले लिया, एक्स वाई जेड के लिए, तो 3D हो गई, तीनों डायमेंशन के लिए ले लिया। बाकी एज इट इज है हमारी ये, ठीक है ना। इसको साई एक्स को ही मैंने बाहर कॉमन लेके दिखा दिया। अब अगर वहां पर आप साई एक्स ना लेके साई नॉट लेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, और वी एक्स को वी लेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं 1D में, और 3D में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और इससे अगले वाले जो पिछले वाले में मैंने जो 3D वाला रह गया था वो मैंने यहाँ पर आपको लिखकर बता दिया है। अगर इसमें आपको कहीं डाउट होता है कोई भी किसी भी टाइप का तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, लेकिन अच्छे से समझेंगे जरूर क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आई होप आपको पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर समझ में आई है ये वाली वीडियो और समझ में आया है ये पूरा डेरिवेशन तो लाइक करेंगे वीडियो को और शेयर करेंगे दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके जरूर बताएंगे वीडियो पसंद आया, समझ में आया या नहीं आया, या कहीं कोई डाउट है तो भी जरूर पूछेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।